India Legal presents Courts Roundup. हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों पर जताई आपत्ति। 4 जुलाई को है अगली सुनवाई। ज्ञानव्यापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मूलवाद की कॉपी सारे वादियों को सौंपने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के बजाय मामलों की बहस के लिए वकीलों की उपस्थिति पर दिया। कहा, हम हर रोज अदालत आते हैं, वकीलों को भी अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुरक्षा में चूक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सीलबंद कवर में स्टेटस रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ साझा करने का दिया निर्देश। दिल्ली पुलिस ने कहा, अब तक 8 लोग गिरफ्तार, 20 को पूछताछ के लिए नोटिस जारी। भ्रष्टाचार के आरोपी मगध विश्वविद्यालय के उप कुलपति की अग्रिम जमानत अर्जी पटना हाईकोर्ट ने की खारिज। कहा, संरक्षण केवल ईमानदार लोक सेवकों के लिए है। India Legal presents Courts Roundup. वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में मामले की पोषणीयता या मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में हिंदू पक्ष के मुकदमे पर पॉइंट टू पॉइंट आपत्ति दर्ज कराई। कोर्ट ने सुनवाई को 4 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। उधर ज्ञानव्यापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मूलवाद की कॉपी सारे वादियों को देने के लिए कहा। कोर्ट ने सुनवाई अगली तारीख तक स्थगित कर दी है। उधर ज्ञानव्यापी केस में विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से सीजीएम स्पेशल कोर्ट में नया प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के मुताबिक मसाजिद कमेटी वर्ष पैक्ट का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर उन्होंने पिछले हफ्ते चौक थाने में कमेटी पर केस दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया था। ऐसे में अब विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने जोर देकर कहा कि वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा के जरिए पेश होने के बजाय मामलों पर बहस करने के लिए अदालत में आना चाहिए। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि न्यायाधीश हर रोज अदालत में आ रहे हैं और वकीलों, विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए अगर वो सुनवाई चाहते हैं। इसलिए कोर्ट ने कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा के माध्यम से उनके मामलों की सुनवाई करने के अनुरोध को ठुकरा दिया। अदालत ने उन मामलों को सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित रहने को कहते हुए स्थगित कर दिया। ये टिप्पणी 20 मई 2022 के सर्कुलर के बावजूद दी गई थी, जिसमें वकीलों को गर्मी की छुट्टी की पूरी अवधि के दौरान वस्तुतः पेश होने की अनुमति की गई थी। कोर्ट के गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद होने से पहले वर्चुअल सुनवाई का विकल्प केवल विविध दिनों यानी सोमवार और शुक्रवार को ही लिया जा सकता था। सीजे रमन्ना ने हाल ही में कहा था कि सुनिश्चित करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट देश के दूर के हिस्सों के वकीलों के लिए सुलभ रहे, उन्होंने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद ऑनलाइन सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को जारी रखने का फैसला किया था।
पूजा स्थल कानून 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने कानून की धाराओं की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कानून की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक मान्यता को चुनौती देते हुए कहा कि ये धाराएं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। याचिका में कहा गया कि हिंदू समुदाय के लोग लंबे समय से मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पूजा स्थल कानून के चलते ये नहीं हो पा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर को इस कानून से अलग रखा गया था, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस कानून को लेकर वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय, वाराणसी निवासी रुद्र विक्रम स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा दायर की गई याचिका पहले से ही विचाराधीन है। उपासना स्थल कानून के खिलाफ अब तक कुल 7 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। सबसे पहले हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। तब वर्चुअल सुनवाई चल रही थी, जिसकी वजह से याचिका पर सुनवाई टालने की मांग की गई थी। इस याचिका के कुछ ही हफ्ते बाद 12 मार्च 2021 को वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस भी जारी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी कर सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। इस नोटिस को जारी हुए 14 महीने से अधिक समय गुजर गया है, लेकिन सरकार की ओर से इसे लेकर कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 439 के तहत याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिससे उसके 3.5 महीने के बच्चे के साथ उसकी कैद की पुष्टि हुई थी। इस आधार पर कि उसके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने गुरुवार को याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा, नोटिस जारी किया जाता है। याचिकाकर्ता को इसके अलावा राज्य के लिए सरकारी वकील की सेवा करने की अनुमति है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक सरकारी कार्यालय के नाम पर एक बैंक अकाउंट खोलने से संबंधित एक मामले के संबंध में आरोप लगाया गया था, जहां आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर जाली थे। उक्त बैंक खाते का कथित तौर पर कंपनी के खाते में करीब 64 करोड़ 49 लाख रुपए बड़ी राशि निकालने के लिए कोशिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल किया गया था, जहां याचिकाकर्ता निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था। जमानत याचिका को खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 437 उस मामले में जमानत के पूर्ण अधिकार की गारंटी नहीं देती, जिसमें आम जनता को कथित तौर पर आरोपी द्वारा 100 करोड़ रुपए ठगे हुए थे। इस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में तर्क दिया गया था कि एकल न्यायाधीश सीआरपीसी की धारा 437 के प्रावधान के पीछे विधायी मंशा को समझने में विफल रहा है। तो इधर कार्ति चिदंबरम द्वारा चीनी नागरिकों से वीजा के लिए रिश्वत लेने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने कार्ति पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए अपना जवाब राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया। ईडी ने कहा कि अगर कार्ति को अंतरिम जमानत जांच में बाधा डालेगी और एजेंसी ये पता नहीं लगा पाएगी कि पैसा कहां गया। साथ ही ईडी ने कार्ति की अंतरिम जमानत की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है। दरअसल कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक की अवधि 30 मई यानी आज खत्म हो रही है। हाल ही में सीबीआई के बाद इस मामले में कार्ति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी ने ये मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत दर्ज किया था। चाइनीज वीजा स्कैम केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सांसद कार्ति चिदंबरम को राहत दे दी थी। ईडी की ओर से दर्ज किए चाइनीज वीजा मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को राहत देते हुए 30 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, स्पेशल कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामले में कार्ति को पहले से जमानत मिल चुकी है। पटना उच्च न्यायालय ने मगध विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए कहा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत सुरक्षा कवच केवल ईमानदार लोक सेवकों के लिए है, भ्रष्ट लोगों के लिए नहीं है। इस दौरान अदालत डॉक्टर प्रसाद द्वारा दायर 2 याचिकाओं पर
सुनवाई कर रही थी, जिसके पास वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार भी था। आपको बता दें, अग्रिम जमानत की मांग की गई थी और पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। आरोपी की दलील थी कि अभियोजन पक्ष ने पीसी एक्ट की धारा 17A के तहत मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य मंजूरी नहीं ली थी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के साथ इस प्रावधान की व्याख्या पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि लोक सेवक द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि प्रावधान का उद्देश्य लोक सेवकों को निराधार अभियोजन से बचाना है। अभियोजन मामले के अनुसार कई करोड़ की ऐसी खरीद एक प्रक्रिया अपनाकर की गई थी जो मनमानी थी और जिसका एकमात्र उद्देश्य खुद को अनुचित लाभ प्राप्त करना था। कोई मांग या निविदा नहीं थी और वित्तीय नियमों के उल्लंघन में सामग्री की खरीद प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की गई थी। ये दावा किया गया था कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के लिए खरीदी गई ई पुस्तकें किसी भी उपयोग में नहीं थी, क्योंकि उन ई पुस्तकों के भंडारण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था। ऐसी खरीद प्रमुख की सलाह के खिलाफ थी। अलग अलग विषयों के विभागों की जिनकी स्वीकृति अनुशंसा पुस्तकों के प्रमाण के लिए आवश्यक थी। तलाशी लेने पर पता चला कि आरोपी ने अपराध की इस तरह की आय से विभिन्न स्थानों पर बड़ी चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिन्हें जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा 20 लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा, मुख्यमंत्री आवास पर हमलावरों को सम्मानित करने का वीडियो भी सामने आया है। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मसले पर हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से सीएम आवास के आसपास किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत न देने की मांग की। हालांकि डीपी ने पहले ही कोर्ट को बताया था कि सीएम आवास के आसपास किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, मामले पर दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में मुख्यमंत्री सचिवालय को भी दी जाए। कोर्ट के आदेश पर एएसजी ने कहा कि सचिवालय को भेजी जाने वाली कॉपी में पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने वाले हिस्से को हटाकर भेजे जाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने न मानते हुए पूरी कॉपी सचिवालय को दिए जाने को कहा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस मांग को भी मानने से इंकार कर दिया जिसमें रिपोर्ट की कॉपी याची को दिए जाने की मांग की गई थी। साथ ही दिल्ली पुलिस जांच में जुड़ी एक और स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट 21 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी। तो वहीं मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि एक बच्चे का हाथ पकड़ने और उसके हाथों को सुंदर कहने के कार्य को पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का कार्य नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने 9 साल की पीड़िता से एक गिलास पानी मांगा था। पीड़िता जब पानी लेकर आई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में पीड़िता ने कहा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ सहलाया और फिर कहा कि मेरा हाथ बहुत सुंदर है। हाईकोर्ट के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर करके आरोपी ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने एक युवा लड़की के हाथों की तारीफ करते हुए कहा कि आपके हाथ सुंदर हैं, कल्पना के किसी भी हिस्से से किसी भी कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। राज्य ने याचिका का विरोध किया। जस्टिस डब्ल्यू ने पॉस्को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम सतीश और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया और कहा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि घटना की जगह कथित पीड़ित लड़की के निवास के पास स्थित है। उस जगह के पास लोग ताश खेल रहे थे और जब वो खेल रही थी तो याचिकाकर्ता ने उससे एक गिलास पानी मांगा, जिसके बाद वो उसके पास पानी लेकर आई। ये स्पष्ट है कि घटना की जगह एक सार्वजनिक स्थान है जहां कई लोग मौजूद थे और कथित घटना दिन के उजाले में हुई थी। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने कथित पीड़ित लड़की के हाथों पर टिप्पणी की थी जिससे उसका संपर्क शायद कुछ सेकंड का था। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता का यौन इरादा था। सबसे बेहतर ये कहा जा सकता है कि संपर्क का गैर यौन उद्देश्य को माना जा सकता है। वहीं गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार एक पत्नी का वैधानिक अधिकार है और पति इसके विपरीत
एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने दायित्व से बच नहीं सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा समझौता सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और शून्य होगा। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति रूमी कुमारी फूफन ने आयोजित किया। एक पत्नी के भरण पोषण के वैधानिक अधिकार को पति द्वारा इसके विपरीत एक समझौता स्थापित करके बदला, समाप्त या नकारात्मक नहीं किया जा सकता। ये भी माना गया है कि एक समझौता जिसके द्वारा पत्नी ने भरण पोषण के दावे करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया, सार्वजनिक नीति के खिलाफ एक शून्य समझौता होगा। अदालत ने आगे कहा, इस तरह का समझौता सार्वजनिक नीति के खिलाफ होने के अलावा इस प्रावधान के स्पष्ट इरादे के खिलाफ भी होगा। अदालत ने एक ट्रायल कोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने 26 जून 2019 को इस आधार पर उसके भरण पोषण से इनकार कर दिया कि उसने अपने पति के साथ एक समझौता किया था कि उसके खर्चों की देखभाल उसके माता पिता करेंगे जब तक वो अपने पैतृक घर में रही। उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी जनवरी 2017 से अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी और पति ने तब से उसे कोई भरण पोषण नहीं दिया, इस तथ्य के बावजूद कि वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। न्यायाधीश ने आगे कहा कि पति की याचिका से ही पता चलता है कि उसने अपनी कानूनी रूप से विवाहिता पत्नी को बनाए रखने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि उसने स्वीकार किया कि वो एक कॉलेज की छात्रा थी जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। समझौते के संबंध में कोर्ट ने धारा 125 सीआरपीसी के मद्देनजर ये शून्य होगा कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उच्च स्तरीय और अनुचित पूर्ण मूल्यांकन आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार या सीबीडीटी के स्तर पर 1 महीने के भीतर निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करना सुनिश्चित किया जाए। प्रकोष्ठ स्थानीय समितियों की नियमित निगरानी के साथ साथ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और क्षेत्र सदस्यों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा के साथ साथ तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण सुनिश्चित करेगा। सीबीडीटी ने स्वयं जारी निर्देश में नोट किया कि करदाताओं द्वारा उठाई जा रही शिकायतों के कारण उच्च स्तरीय और अनुचित मूल्यांकन आदेश तैयार करने की प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है। इस तरह की शिकायत न केवल करदाताओं के उत्पीड़न को दर्शाती है बल्कि विभाग के साथ साथ अपीलीय अधिकारियों के लिए अनुपातक काम भी पैदा करती है। करदाताओं की शिकायतों को जल्दी से हल करने के लिए स्थानीय समितियों का गठन किया गया। अदालत ने कहा कि करदाता देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। उनका उत्पीड़न न केवल देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार को झटका देता है बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों के बीच भी आड़े आता है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और व्यवसायी जितेंद्र नवलानी के खिलाफ मुंबई पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच स्थानांतरित करने की मांग की है। पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विंग ने नवलानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जब उन्होंने 2015 से 2021 के बीच निजी कंपनियों के कथित तौर पर 58 करोड़ रुपए की उगाही की थी। प्राथमिकी में कहा गया कि उसने धन उगाही करने के लिए ईडी के संपर्क अधिकारी के रूप में खुद को पेश किया। केंद्रीय पैनल के वकील डीपी सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि प्राथमिकी में दुर्भावना की बू आ रही है और राज्य मशीनरी द्वारा राज्य के मंत्रियों के खिलाफ शुरू की गई विभिन्न जांचों को विफल करने का एक स्पष्ट प्रयास था, जिनमें से कई राज्य में सत्तारूढ़ व्यवस्था से निपटने से जुड़ा हुआ है। हालांकि प्राथमिकी में ईडी अधिकारियों को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया, लेकिन शिवसेना के संजय राउत जैसे वरिष्ठ नेताओं के बयानों से ये आशंका पैदा हुई कि राज्य द्वारा जांच एक स्पष्ट उद्देश्य से शुरू हुई थी। राउत ने हाल ही में एक ट्वीट किया था कि ईडी अधिकारियों और नवलानी ने बिल्डरों और कॉरपोरेट कार्यालयों से 100 करोड़ से अधिक की उगाही की और इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र को संबोधित करने का दावा किया। ईडी ने अदालत में ये आदेश देने से गुहार लगाई कि जांच को सीबीआई जैसी किसी निष्पक्ष एजेंसी को स्थानांतरित किया जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़े। याचिका में कहा गया कि अगर इस तरह की दुर्भावनापूर्ण और गलत तरीके से खुली जांच को आगे बढ़ने दिया जाता है तो इससे ईडी अधिकारी मनोबल गिरेंगे और उनका मनोबल प्रभावित होगा। याचिका में अंतरिम में ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने की प्रार्थना भी की गई है। जस्टिस मिलिंद जाधव और अभय आहूजा की पीठ 2 जून को याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.